जय हिंद एवरीवन। सो नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं और यहाँ पर 10 MCQs को 10 एरियाज़ को हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा एथिक्स बेस्ड रहने वाला है। तो जल्दी से अपने टारगेट को सेट करिएगा कि किस तरीके से आप स्कोर करने वाले हैं। यहाँ पर फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क। इनकरेक्ट आंसर के लिए 0 है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, फिर देखेंगे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो NIIF को लेकर है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, इसको लेकर पूछा गया, बताएं कि NIIF को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 एज इंडियाज सॉवरेन वेल्थ फंड। और ये किसके लिए? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बूस्ट किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 49% इक्विटी को होल्ड करती है, ये भी हो सकता है सही हो। और इसमें जो गवर्निंग काउंसिल है वो चेयर किया जाता है गवर्नर ऑफ RBI के द्वारा। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एडिशनल 30,000 करोड़। एक्स्ट्रा कितने दे रहे हैं? 30,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर एडिशनली दिए जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट ये किया जाएगा NIIF के अंदर। बेसिकली इसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है। और ये एक्स्ट्रा जो मनी दिया गया, दिस एडिशनल मनी बेसिकली नाउ लीड्स टू द टोटल कमिटमेंट ऑफ 60,000 करोड़ जो इस एरिया में दिया जा चुका है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। एस्टैब्लिश किया गया था 2015 के अंदर। इंडिया का सोवरेन वेल्थ फंड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बूस्ट करेगा, और 60,000 करोड़ जो है वो अब तक इसमें दिए जा चुके हैं। और डेट जो है मतलब 10 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं इसे एस्टैब्लिश किए हुए। सोवरेन वेल्थ फंड है क्योंकि गवर्नमेंट का है, और 49% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। सो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक है वो 49% इक्विटी स्टेक इसके अंदर है। प्रॉबली दैट इज़ द रीज़न इसको जो नाम है वो सोवरेन वेल्थ फंड दिया गया है। बाकी का जो 51% है वो कहाँ से आता है? वो डोमेस्टिक और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जो हम DII कहते हैं ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल एज जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी तरफ से आता है रिमेनिंग 51%। कई बार क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि 51% इज फ्रॉम ग्लोबल एंड द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। स्टेटमेंट ऐसे भी दी जा सकती है और जो एक्सप्लेनेशन में कर रहे हैं वैसे भी दी जा सकती है। जो गवर्निंग काउंसिल है NIIF की, उसे कौन हेड करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ RBI इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वैसे अगर इसमें भी बात करी जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब 60,000 करोड़ जो दिया जा रहा है, इससे बनाया क्या जाएगा? क्या लगता है आपको क्या बनाया जाएगा? यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-मोबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आ रही हैं, तो आने वाले टाइम में पेट्रोल पंप्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, लेकिन चार्जिंग पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर डेवलप करी जाएंगी। ठीक है, 30,000 पहले था, एक्स्ट्रा दिया गया है, टोटल 60,000 करोड़ यहाँ पर हो गए। इन द हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 इंडिया ने कौन सा रैंक हासिल किया है ग्लोबली कि हमारे यहाँ पर कितने यूनिकॉर्न्स हैं, उसके हिसाब से जितने ज़्यादा यूनिकॉर्न उतना बेहतर रैंक। कि हम 3rd पोजीशन पे हैं 74 यूनिकॉर्न्स के साथ, 4th पे हैं 61 के साथ, 5th पे हैं या 4th पे हैं 70 यूनिकॉर्न्स के साथ। सोचिए इसके बारे में। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इंडिया ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया है। हम पहले भी 4th पोजीशन पे थे, इस बार भी हम 4th पोजीशन पे हैं, और हमारे पास आज के टाइम में 61 यूनिकॉर्न्स हैं इन द हुरन और एज पर हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 का जो है। और इसमें टॉप पोजीशन पे कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट्स है। सेकंड पे कौन होगा? चाइना है। थर्ड पे कौन है? UK है। और चौथे नंबर पे फिर हमारा नाम आता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेंगलुरु जो है इंडिया के अंदर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आपको देखने को मिलते हैं। यूनिकॉर्न तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर वैल्यूएशन $1 बिलियन या इससे ज़्यादा होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा डेकाकॉन क्या होता है। जैसे यूनिकॉर्न है, ऐसे एक डेकाकॉन भी टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्या होता है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा यूनिकॉर्न, और यहाँ पर क्या है? डेकाकॉन। ठीक है, इससे थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करेगा। तो हम कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे हमारे यहाँ पे यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं तो ज़ीरोधा का वैल्यूएशन भी दिया हुआ है। ज़ीरोधा है, जेप्टो है, रेजर पे है। दीज आर द लाइक मेन स्ट्रीम यू कैन सी यूनिकॉर्न्स। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को लेकर है और उसके नए रूल्स जो नोटिफाई हुए हैं उसको लेकर है कि पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। एक्ट रिप्लेस करता है पुराना टेलीग्राफ 1885 के एक्ट को, और नए रूल्स जो हैं वो रिप्लेस करते हैं अर्लियर लाइसेंस फ्रेमवर्क को। और यहाँ पर एक अथोराइजेशन रजीम जो है उसकी भी बात करी गई है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF जिसे कहा जाता है, इसे रिनेम किया गया डिजिटल भारत निधि के तौर पर।
3 स्टेटमेंट्स हैं, सोचिए इसके बारे में क्या होगा आंसर। गवर्नमेंट ने हाल ही में 3 न्यू सेट्स ऑफ रूल्स जो है 2026 में ही इसे नोटिफाई किया अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो 2023 का है, ठीक है। और इसमें फॉर प्रिंसिपल कैप्टिव मिसलेनियस टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करी है। एक्ट पुराने कलोनियल एरा के एक्ट को रिप्लेस करता है, टेलीग्राफ एक्ट को, बिल्कुल ठीक है। और ये न्यू रूल्स जो है वो पुराने रूल्स को रिप्लेस करते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। ओल्ड लाइसेंस रजीम जो है उसे रिप्लेस किया बाय द ऑथराइजेशन रजीम, ठीक है। इससे क्या होगा, पेपर वर्क आसान हो जाएगा फॉर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। ऑपरेटर्स माइग्रेट कर पाएंगे नाउ और आफ्टर एग्जिस्टिंग लाइसेंस एक्सपायर, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। और जो USOF जो फंड था उसको जो नाम है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं देसी नाम देने की कोशिश करिए, जो कि अच्छा भी है। ये थोड़ा सा आप देखें तो अपने देश का नाम भी बीच में आ जाता है, और डिजिटलाइजेशन जो मिशन की बात करें वो भी आ जाता है, और ऑफकोर्स जो लैंग्वेज हमारी है वो भी इसमें आ जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। कलोनियल एक्ट को रिप्लेस किया गया था, और अभी जो नाम है वो भी यहाँ पर जो कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ, हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ नाम है, वो यहाँ पर रखा गया है। चलते हैं यहाँ से आगे। मोंगला पोर्ट को लेकर पूछा गया, रिसेंटली न्यूज़ में था, और अपने इकोनॉमिक जोन की वजह से ये चाइनीज़ जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है वो इस मोंगला पोर्ट को बना रहे हैं। ये किस देश में लोकेट करता है, म्यांमार में है क्या, श्रीलंका में है क्या, बांग्लादेश में है क्या, मालदीव्स में है क्या, सोचिए। क्योंकि इस देश ने, आप वीडियो को पॉज करके सोच के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इस देश ने डिसाइड किया कि वो मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं। और क्योंकि बॉर्डर इस देश का हमारे देश से लगता है, तो चीन को हमेशा इस तरीके की चीज़ों में एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दिख जाती है, और यहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश की हेल्प करी है इसको डेवलप करने को लेकर, ठीक है। यहाँ तक ओरिजिनली वैसे बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट था डेवलप करने का, वैसे ये इंडिया को मिल रहा था, हमें मिल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, आपने देखा कि लास्ट ईयर बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ पर मोहम्मद यूनिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आती है, और अभी भी ऑफ कोर्स उसी की ही चल रही है। उसके बाद से जो टिल्ट है वो किसकी तरफ हुआ है, वो चीन की तरफ हुआ है। जो मोंगला है बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड बिजिएस्ट सी पोर्ट है। पहले नंबर पर कौन सा आता है, चाटोग्राम, ठीक है। और कोलकाता के काफ़ी पास है, 188 किलोमीटर पास कह सकते हैं आप, मतलब उतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो ज़्यादा नज़दीक है ये माना जा सकता है। और सुंदरबंस के भी काफ़ी पास में स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। MOU जो है वो साइन हुआ है बांग्लादेश की इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के साथ, और यहाँ पर चाइना जो है वो उनकी इस चीज़ में हेल्प कर रहा है। खैर, लोकेशन भी यहाँ पर दे रखें, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि बिजिएस्ट और बिगेस्ट है। उसके बाद मोंगला पोर्ट का नाम आता है जो इंडिया के काफ़ी पास है। नेक्स्ट आता है आरोग्य सेतु 2.0, रिसेंटली जिसे लॉन्च किया गया है, इसको लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये डिज़ाइन किया गया है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड गेटवे अंडर द ADPM, दैट इज़ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। ओरिजिनल आरोग्य सेतु ऐप जो है उसे डेवलप किया था ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो हमने, आपको याद भी होगा, आरोग्य सेतु ऐप तब काफ़ी पॉपुलराइज करी गई थी, और काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ भी किया था, इवन टू गेट द वैक्सीनेशन एज वेल। एप्लीकेशन जो है करंटली एडमिनिस्टर कौन करता है, मीटी से एडमिनिस्टर कर रही है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, सोचिए इसके बारे में क्या होगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जो है, JP नड्डा, उन्होंने लॉन्च किया आरोग्य सेतु दिस टाइम 2.0 इसको लेकर आए हैं, और इससे रिवैम्प करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन। इससे क्या हो रहा है, ये पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड को के तरीके से अपने आप को सर्व करता है। सिंगल सिटीजन सेंट्रिक गेटवे है फॉर डिजिटल हेल्थ सर्विसेज। तो आप ऐप को यूज़ करेंगे टू गेट द डिजिटल सर्विसेज, और एक तरीके से आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड के तरीके से ये एप्लीकेशन जो है वो काम करेगा। ओरिजिनल ऐप जो था वो कोविड-19 के टाइम पर आया था, वो सक्सेसफुल रहा, और इसी वजह से इसका 2.0 वर्जन भी लेकर आए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये किसके अंतर्गत आता है। सो पोस्ट पेंडेमिक मीटी ने इस ऐप को दे दिया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को। पहले वही मैनेज कर रहे थे, अभी कोविड के बाद उन्होंने ये जो ऐप है वो NHA को मैनेज करने के लिए दे दिया। NHA अभी से एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। पहले मीटी कर रहा था, ध्यान रखिएगा, लेकिन आज के टाइम में कौन कर रहा है, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएशन, ये इसका एक की फीचर है। अब तो इसमें AI को भी वो इंटीग्रेट करें ताकि मेडिकल रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन और दूसरी चीज़ें भी करी जा सके। क्या स्टेटमेंट्स में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये फीचर्स इसके दिए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर मेडल ब्रॉन्ज एट द ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 टूर्नामेंट किस सिटी में होस्ट किया गया है। इंडिया ने
अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जो है एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में जीता है। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने इस पूरे कॉन्टिजेंट को फैसिलिटेट किया। और इसके साथ साथ 2026 एडिशन जो क्वेश्चन पूछा गया कि ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, सो ये किया गया गांधीनगर गुजरात के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया टूर्नामेंट और इंडिया ने बहरेन को डिफीट किया 3-1 से। ठीक है, यहाँ तक तो कई बार स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्योंकि यूपीएससी ने वैसे पूछना शुरू कर दिया, पहले नहीं पूछे जाते थे इतने ज़्यादा, लेकिन एक दो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये किसको लेकर है? सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को लेकर है, पूछा गया इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इस क्रेडिट रेटिंग को लेकर। क्यों न्यूज़ में थी वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये पूछा है कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सी है। ये जो क्रेडिट रेटिंग्स है ये असेस करती है बोथ द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट। एबिलिटी भी देखी जाती है गवर्नमेंट की और विलिंगनेस भी देखी जाती है कि क्या वो अपना डेट रीपे करने के लिए तैयार है। रेटिंग स्केल पे जो कि S&P यूज़ करता है, फिच यूज़ करता है, डी डिनोट्स कि एंटिटी जो है वो डिफ़ॉल्ट करने वाली है या उस कगार पे है, क्योंकि इसमें रेटिंग दी जाती है ना, आपने सुना होगा ए बी, A++, इस तरीके से। इंडिया हैज़ नेवर डिफॉल्टेड ऑन इट्स सोवरेन डेट ऑब्लिगेशन। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने है, पूछा गया कि बताएं तीनों में से कौन सी ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ, कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जो है वो लंदन में अपनी स्पीच दे रहे थे और वहाँ पर उन्होंने ग्लोबल सोवरेन रेटिंग एजेंसीज जो है उनके बारे में बात करी और ये भी कहा कि ये जो एजेंसीज हैं दे आर अनफेयर टू इंडिया। और हम जानते हैं जब भी रेटिंग्स आती हैं तो कई बार आप देखेंगे जिन कंट्रीज़ की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली दे आर नॉट गुड, उनको अच्छी रेटिंग दे रखी होती है। और जो कंट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, जहाँ पर रेटिंग A+ या कुछ ऐसी होनी चाहिए, वहाँ पर उनको रेटिंग्स अच्छी नहीं दी जाती। ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटीज़ में चलती है और यही चीज़ को हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया कि इस तरीके से अनफेयरनेस चलती है एंड यू हैव बिन वेरी वेरी अनफेयर टू इंडिया। ठीक है, उन्होंने इंडिया हेडक्वार्टर केयर रेटिंग्स को यहाँ पे प्रेज भी किया कि ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हर एजेंसी गलत रेटिंग नहीं देती है, कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो सही रेटिंग्स भी देती हैं, तो उन्होंने उनको भी हाईलाइट किया और उनको अप्रिशिएट किया। रेटिंग्स जो है वो यस एबिलिटी को भी बताती है कि क्या पे करने की कैपेसिटी है और विलिंगनेस है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है, डेटा बैक्ड है। विलिंगनेस की बात करते हैं क्वालिटेटिव है, ये जजमेंट बेस्ड है। ठीक है, तो ये किसी भी कंट्री की ये 2 एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, कहीं कि ये 2 पैरामीटर्स पे उनको देखा जाता है। सेल्स जो है और इसमें स्केल्स की बात करें तो AAA से, जैसे ये बेस्ट रेटिंग मानी जाती है AAA, S&P फिच अलग अलग तरीके से लेकर आता है, यहाँ से चलती चलती ये D तक जाती है और D का मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। और इंडिया हैज़ नेवर डिफॉल्टेड ऑन सोवरेन डेट डिस्पाइट सेवरल एंड सिवियर क्राइसिस, जिससे पता चलता है कि हमारे पास एबिलिटी है और कई बार एबिलिटी कम भी हो, विलिंगनेस रहती है। तभी यहाँ पर जब भी गवर्नमेंट कोई भी चीज़ लेकर आती है, चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी चीज़ हो, तो लोग आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार के द्वारा ये सोवरेन डेट है। ठीक है, और ये कहीं पे हमारा ज़ीरो नहीं होने वाला है। प्राइवेट कंपनीज में उतना ट्रस्ट फिर भी चाहे ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा है। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से रेटिंग्स रहती हैं और इंडिया जो है लोएस्ट रंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे रहता है, BBB पे ज़्यादातर। और अगर बात करी जाए तो वी डिज़र्व टू बी हेयर इन दीज 2 कैटेगरीज, यही शायद कॉमर्स मिनिस्टर कहना चाह रहे थे और यहाँ पे हम कभी नहीं आए हैं। चलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट मरीन प्रोडक्ट्स की बात करी जा रही है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपेडा, जैसे अपेडा होती है एग्रीकल्चर को लेकर है, उसी तरीके से एमपेडा है किसको लेकर? मरीन प्रोडक्ट्स को लेकर। विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग द सेकेंड नेशनल सी फूड स्किल्ड ओलंपियाड, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ में आती है। अब किसकी बात करें? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उतना आसान नहीं है, क्योंकि चारों मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनका कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर है इस अथॉरिटी के साथ। सो एमपेडा जो है ये सेकेंड नेशनल सी फूड स्किल ओलंपियाड जो है ये ऑर्गेनाइज कर रही है अभी इसी महीने में, जुलाई 2026 के महीने में ही इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, एज अ सी फूड एक्सपो भारत 2026 करके, और इसे ऑर्गेनाइज जो है वो किया जा रहा है। वैसे अगर हम बात करें मंत्रालय की, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये सब चीज़ें की जाती है, क्योंकि ये अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो करेक्ट आंसर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर कोची में है और क्लासिक ट्रैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि लगेगा कि मरीन प्रोडक्ट्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ होनी चाहिए, बट वैसा नहीं है। एक्सपोर्ट प्रमोशन से आपको लग सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि फूड प्रोसेसिंग है, वहाँ से प्रोसेस करके कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, वैसा भी कुछ नहीं है।
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो लोकेशन भी यहाँ पर दे रखी है जो हेडक्वार्टर है उसकी। चलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट्सएप को लेकर है। अभी आपने देखा होगा, हो सकता है आपने अपना यूज़र नेम रिजर्व भी कर लिया हो, और नहीं भी किया तो अपना यूज़र नेम रिजर्व ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जाकर चाहे ये फंक्शनैलिटी आए या ना आए, आपके पास तब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना यूज़र नेम रिजर्व नहीं किया। तो यहाँ पे अभी वो रिजर्व करने के लिए आपके नाम जो है वो ले रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से रिजर्व कर सकते हैं। व्हाट्सएप को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो इट वुड अलाउ यूजर्स टू बी कॉन्टैक्टेड थ्रू अ यूज़र नेम विदाउट शेयरिंग देयर फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स देने की जरूरत नहीं है, विद यूज़र नेम दे कैन कॉन्टैक्ट यू। इस तरीके का फीचर आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे भी होता है, जहाँ पर यू डोंट नीड टू गिव योर फ़ोन नंबर, आप यूज़र नेम जो है वो दे सकते हैं। अंडर द प्रपोजल अ फ़ोन नंबर वुड नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ व्हाट्सएप अकाउंट। Maybe similar username based system already exists on platform like Telegram and Signal. Maybe. So यहाँ पे आंसर करिएगा, इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को। सो यूनियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को कहा है कि अभी जो ये यूज़र नेम फीचर आप लाने वाले ना, इसको होल्ड कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया था उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जब सिर्फ यूज़र नेम करके ही आएगा तो बहुत सारा इसका मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई XYZ बंदे ने पहले से ही एक नाम को रिजर्व कर लिया जो नाम आपका है, तो वो आपके बिहाफ पे लोगों से बात कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कहा गया कि यूज़र नेम आप रिजर्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसे रोल आउट पूरी तरीके से नहीं किया गया, और इसके लिए गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को एक नोटिस भी भेजा है कि बताइए आपने क्या प्लान बनाया है कि किस तरीके से फ्रॉड्स वगैरह को रोका जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ फ़ोन नंबर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ किसी का यूज़र नेम है, और यूज़र नेम ऐसा नहीं है कि अगर आपका नाम मान लीजिए कि XYZABC है, अगर आपके नाम से पहले किसी ने इस यूज़र नेम को रिजर्व कर लिया तो ये नाम उसका हो जाएगा, और वो आपके बिहाफ पे किसी को अप्रोच कर सकता है। तो इस तरीके की जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज हो सकती है, इसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, सो करेक्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, या फिर स्टेटमेंट्स को वन बाय वन देखते हैं। इट वुड अलाउ यूजर्स टू बी कॉन्टैक्टेड थ्रू अ यूज़र नेम, बिल्कुल जैसे टेलीग्राम में होता है, किसी के पास आपका फ़ोन नंबर नहीं भी है लेकिन आपने अपना यूज़र नेम शेयर किया, वो बंदा आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। अंडर द प्रपोजल फ़ोन नंबर वुड नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ व्हाट्सएप अकाउंट। ऐसा नहीं है, फ़ोन नंबर फिर भी चाहिए होगा, लेकिन फ़ोन नंबर आप शेयर करें या ना करें वो आपकी मर्जी होगी। हो सकता है आपको फ़ोन नंबर शेयर नहीं करना है, आप मत करिए, आप अपना यूज़र नेम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सिमिलर यूज़र नेम बेस्ड सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम एंड सिग्नल। क्या वहाँ पर है, ये तो मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पे है, और सिग्नल जो ऐप है जो इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बट हाँ वहाँ पर भी इस तरीके का सिस्टम है। लेकिन गवर्नमेंट को डर क्या है कि इम्पर्सोनेशन हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट, स्कैम, स्पैम्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से कहा गया कि अभी ठंडे हो जाओ, रुको, आप आंसर दो कि कैसे यहाँ पर लोगों और उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करोगे, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोकोगे, प्लान क्या है आपका, पहले वो बताइए, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि आप ऐसा कुछ लेकर आ सकते हैं या नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, जो ए में है हमारा। राइट, चलते हैं यहाँ से आगे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। यू आर द SDM सुपरवाइजिंग फ्लड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। लोकल MLA प्रेशर करते हैं आपको टू डाइवर्ट अ लार्ज शेयर ऑफ रिलीफ मटेरियल टू अ पब्लिक इवेंट ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो बहुत सारा सामान है आपके पास जो कि रिलीफ वर्क में जाना चाहिए, जिन लोगों को जरूरत है उनके पास जाना चाहिए, बट नेता साहब क्या कहते हैं, नेताजी आपको कहते हैं कि यहाँ पर वो किसी इवेंट को, पब्लिक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये सामान आप वहाँ भिजवा दीजिए। ठीक है, जहाँ पर एरिया उतना ज़्यादा भी अफेक्ट नहीं हुआ है। हिंटिंग दैट नॉन कॉपरेशन में हर्ट योर करियर, कि भाई देख लो, आप सामान जो है आप यहाँ के लिए लाए हैं, लेकिन आपको पहुँचाना नेताजी के पास पड़ेगा, क्योंकि नेताजी को अगर सामान नहीं मिलेगा तो आपके करियर पर प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। अब बात आती है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर यू। सबसे सही एक्शन आपके लिए क्या होगा। कंप्लाई क्वाइटली एज पॉलिटिकल गुडविल हेल्प्स फ्यूचर पोस्टिंग्स। यहाँ पे आपकी कंप्लाइंस मांगी जा रही है। पोलाइटली आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं जो नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो काम आपको दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ डाइवर्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मटेरियल एज अ मिडिल पार्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा आपने यहाँ दे दिया, थोड़ा नेताजी के वहाँ पहुँचा दिया। लीक द MLA's रिक्वेस्ट टू द मीडिया टू एक्सपोज द प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मीडिया के पास चले गए और उनको जाके सारी चीज़ें आपने बता दी। देखो, अब इसमें कंप्लाई क्वाइटली तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि कंप्लायंस के लिए आपको, गलत चीज़ों के कंप्लायंस के लिए आपको वहाँ नहीं भेजा गया है, सही चीज़ों के कंप्लायंस के लिए आपको वहाँ पे भेजा गया। एंड मोर ओवर, यहाँ पर जो चीज़ आपसे बताई जा रही है, ऑफकोर्स दैट डजंट कम अंडर योर ड्यूटी, रादर दैट इज़ नॉट इवन द प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। सो यहाँ पर डाइवर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या, ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि करप्शन है। ये है कि थोड़ा बहुत करप्शन है, लेकिन ऑफकोर्स करप्शन तो करप्शन है, चाहे वो बिग करप्शन हो या स्मॉल करप्शन। ठीक है, अब सीधा मीडिया के पास जाना आपने रेयरली ऐसा कभी देखा होगा सिविल सर्वेंट्स को करते हुए, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट में होता ही है कि ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पूरा पेपर पे खेलना होता है। तो यहाँ पे क्या, पोलाइटली आप मना कर दीजिए कि यहाँ पे नेताजी ऐसा नहीं हो पाएगा, एंड कंटिन्यू नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर भी रिलीफ मटेरियल भेजना है, जहाँ पर लोग अफेक्टेड है, वहाँ पर भेजिए, और डॉक्यूमेंट द रिक्वेस्ट एंड इन्फॉर्म द DM इन राइटिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं।
इसके ज़रिए आप रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी को भी फॉलो कर रहे हैं। रिलीफ मटेरियल जो है ये क्या है, ये एक तरीके का पब्लिक रिसोर्स है, ठीक है, और ये जाना किसके पास चाहिए, पीपल हु आर इन एक्सट्रीम नीड ऑफ दैट थिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, फ्लड आया है, तो जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर आपको ये सामान पहुँचाना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, रिटर्न में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर राइटिंग में होती है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था एथिक्स क्लासेस के अंदर कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी। राइटिंग में जितना रहेगा उतना आप अपने आप को फ्यूचर में जाकर प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखो अब यहाँ पर मार्क्स अपने ज़रूर लिख दीजिएगा जितना भी आपका स्कोर है, और आप ये चीज़ देखिएगा डेली बेसिस पे आप अगर इस तरीके से 10-10 एरियाज़ को कवर करते जाते हैं, 1 साल के बाद आपके 3500 से ज़्यादा जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, चांसेस अच्छे खासे ये हो जाएंगे कि उनमें से काफ़ी सारे आप सोल्व कर पाए। सभी के सभी सोल्व कर पाना उसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकते, चाहे आप एक दिन में 10 न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब हमारे सोल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और ऑफकोर्स पासिंग प्रॉबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक भी दे दिया है, तो जितने भी हम ये MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े इसके लिए आप सीधा वहाँ जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वीडियो देख लीजिएगा, आपका टाइम यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन दोबारा से इसके ऊपर 20-25 मिनट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा क्या करना है, अपने नोट्स में से पढ़ सकते हैं और या फिर जो आपको लिंक दिया गया वहाँ से जाकर दोबारा से MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।